नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन फिलहाल ये खबर बिहार से जुड़ी तो है, लेकिन इस खबर का जो महत्वपूर्ण पहलू मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, एक गुप्त बैठक हुई और बैठक ली किसने? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। और इस बैठक में शामिल कौन हुए? जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता। नंबर 1, नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और नंबर 2, नीतीश कुमार की पार्टी से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या खबर हुई, ये दोनों तो पहले से ही भाजपा के खेमे में है। लेकिन तीसरा शख्स जो इस मीटिंग में मौजूद था या जिसे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अमित शाह ने खास तौर पर पटना से दिल्ली बुलाया था, वह तीसरा शख्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। और फिर उस तीसरे शख्स के कारण ही ये कयास लगने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से बिहार में खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में पाला बदलने जा रहे हैं। इस सवाल को इस तरह से भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि जब अमित शाह नीतीश के करीबियों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, तो भला नीतीश को फिर एनडीए गठबंधन में कौन रोक पाएगा? क्यों? क्योंकि कुर्सी पर खतरा आए इससे पहले ही पाला बदलने में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। और इस खबर के तथ्य क्या है और कहां से यह खबर निकलकर सामने आ रही है, वो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं। बहुत ज्यादा इंतजार आपको नहीं करवाऊंगा। आपके स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर अपने आप में धमाका है। और क्या कहती है इंडियन एक्सप्रेस की खबर, मैं इसका हिंदी में मोटे तौर पर अनुवाद करके आपको बता देता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और तीसरा शख्स जिसका मैं जिक्र कर रहा था, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले बिहार के एक सीनियर अधिकारी के साथ एक बैठक की। दो नाम आप समझ गए, लेकिन तीसरा नाम जो मैंने बताया नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी हैं, आज भी नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। नीतीश कुमार के आंख नाक कान माने जाते हैं। मनीष वर्मा का जिक्र नहीं कर रहा हूं, वो तो आधिकारिक तौर पर जेडीयू के नेता हो गए हैं और ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। ये और किसी और अधिकारी का जिक्र है जो अभी भी आईएएस की सेवा में है, नीतीश के करीबी अधिकारी है और वो अमित शाह की उस सीक्रेट मीटिंग में मौजूद थे, बुलाए गए थे या लाए गए थे, ये अपने आप में रहस्य है। लेकिन आगे जो बोला, इस बैठक में अमित शाह ने सवाल पूछा, इन तीनों को बिठाकर अमित शाह ने सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार साहब के मन में अपने उत्तराधिकारी को लेकर कोई योजना है? इस सवाल को सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो अमित शाह ये जानना चाहते थे कि क्या नीतीश कुमार अपनी सेहत को देखते हुए अब मुख्यमंत्री का पद क्या अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार हो जाएंगे हैं, या फिर वो अपनी ही पार्टी में किसी और को उत्तराधिकारी बनाएंगे। और जब किसी और का जिक्र होता है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का आता है। तो इसी सवाल को अमित शाह ने पूछा। बैठक में खामोशी छा गई, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर कह रही है। और संजय झा और लल्लन सिंह ये दोनों कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जो नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, मैं फिर कह रहा हूं, क्या वो स्वेच्छा से आए थे या वो लाए गए थे या उन्हें कुछ और कहकर इस मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया था? क्योंकि ये कतई अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या वो भी नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया, उस जवाब को सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो नीतीश के कितने करीबी अधिकारी है जो आज भी नीतीश कुमार के साथ है। उन वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे ये तो नीतीश कुमार ही जानते हैं। और नीतीश कुमार की भविष्य की योजना के बारे में या भविष्य के कदम के बारे में बेहतर यह होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे नीतीश कुमार से बात करते हैं। या मैं पूरे शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें तो शायद पता लग पाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं। यानी सीधे सीधे अमित शाह के मुंह पर बता दिया, अमित शाह के मुंह पर जवाब दे दिया कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं इन दोनों की तरह थोड़ी हूं जो मुझे लेकर आए हैं। आप अपने सर्वोच्च नेता को कहिए कि हमारे सर्वोच्च नेता से बात करें, यानी प्रधानमंत्री
नीतीश कुमार से बात करें। इस मीटिंग के कुछ दिन बाद जो है वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जो है वो पटना पहुंचे। पटना में उनके साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मौजूद थे और निशांत कुमार की मौजूदगी में, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की मौजूदगी में संजय झा ने यह कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। आप मतलब समझ लीजिए किस तरह का खेला हो रहा है, आप वो समझ लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे नदी या तालाब में पत्थर फेंक के नदी और तालाब की जो था लेने की कोशिश की जाती है, उसी तरह की था लेने की कोशिश क्या दिल्ली में बैठे अमित शाह संजय झा के इस बयान के जरिए कर रहे हैं। वो जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक तापमान मापना चाहते हैं। अब तक बहुत सारे नेता बयान दे रहे थे, लेकिन संजय झा निशांत कुमार को साथ लेकर अगर इस तरह का बयान देते हैं तो क्या उसके जरिए अमित शाह ये जानना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में इस बयान की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि इस महत्वपूर्ण मीटिंग की खबर छप गई इंडियन एक्सप्रेस में। हालांकि उन करीबी अधिकारी ने उससे पहले ही नीतीश कुमार को बता जरूर दिया होगा, फोन पे भले ही ना बताया हो क्योंकि फोन पे बात करने में कई तरह के खतरे हैं, लेकिन पटना जाकर जरूर बता दिया गया होगा। और तब जो नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की मुद्रा में थे, जो ये सोच रहे थे कि अभी थोड़े समय सरकार चलाकर देखते हैं क्या होता है, 1 या 1.5 साल बाद जो है वो फैसला करेंगे। खासतौर से उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होना है 2027 में, उससे पहले फैसला करेंगे। क्या अब वो अपने प्लान बी में तेजी लाएंगे। नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने जा रहे हैं, पार्टी की कमान एक तरह से सौंपने जा रहे हैं, ये लगभग तय हो चुका है। दिल्ली में संजय झा और राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह से परेशान होकर अब वो दिल्ली में भी मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि तमाम राजनीतिक दलों के साथ उनका संवाद का जो रास्ता है वो खुला रहे। इस पर मैंने और अभिषेक भाई ने डिटेल में हमने एक वीडियो की है, आप जाकर देख सकते हैं, आज ही हमने उसको अपलोड किया है। तो मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजा जाना और निशांत कुमार को एमएलसी लाकर पटना में अपने साथ रखना, यानी बिहार की राजनीति में मजबूत बनाने की कोशिश करना। नीतीश कुमार अपने इस प्लान बी पर एक तरह से काम करना शुरू कर चुके हैं और यही अमित शाह की दिक्कत है। भाई नीतीश के बाद निशांत, तो बीजेपी का सपना कहां से पूरा होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कहां से बनेगा। और अब जो ये लड़ाई है वो पूरी नंबर गेम पर आ जाती है। आज की तारीख में, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बिहार में 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर की पार्टी है 85 विधायकों के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में जो विधायकों का अंतर वो 4 है। और नीतीश कुमार, ये माना जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि बजट सत्र से पहले इस जो खाई है इसको पाट चुके होंगे। यानी बजट सत्र में जब नीतीश कुमार जब जाएंगे तब तक अगर एनडीए की सरकार बची रहेगी तो वो एनडीए गठबंधन में ही नहीं बल्कि बिहार में सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता के रूप में विधानमंडल की बैठक में शामिल होंगे। अब आप पूछेंगे कैसे, 89 और 85, 4 सीटों का अंतर। लेकिन कहने वाले यहां तक कहते हैं कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने 4 विधायकों को धत्ता बताकर अपने बेटे, जो कि अभी तक विधायक भी नहीं है, उनको नीतीश सरकार में मंत्री बना दिया, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि संकट की स्थिति उपेंद्र कुशवाहा के लिए बन गई है। या तो उपेंद्र कुशवाहा खुद आने वाले दिनों में अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार में कर देंगे, जैसे कि पहले भी कई बार वो कर चुके हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक जो है वो जनता दल यूनाइटेड में चले जाएंगे और इस तरह से जनता दल यूनाइटेड का आंकड़ा 89 पहुंच जाएगा, यानी बीजेपी के बराबर पहुंच जाएगा। और इसके बाद भी बताया जा रहा है कि कई अन्य राजनीतिक दल है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के टूटने की बात कही जा रही है, जिसमें आईआईपी जो 1 जीते हैं उनके टूटने की बात कही जा रही है। उनके तो टूटने की बात नहीं, इकलौते विधायक है वो जा सकते हैं। तो इनको तोड़कर भी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जो है अपनी पार्टी के विधायकों के आंकड़े को 93-94 तक पहुंचा देंगे, यानी बिहार की विधानसभा में वो सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को उभार लेंगे। और उन्हें बखूबी पता है, नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि अमित शाह क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। और नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि वो जरा सा चूके तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल लागू कर देगी, एक नए तरह के प्रयोग के साथ। मैं नए तरह का प्रयोग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार में एक बेसिक फर्क है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जब से गए, केंद्र से जब वापस जब गए, तब से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं
और एकनाथ शिंदे जो है वो कहते हैं ना एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो एकनाथ शिंदे को द एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर आप कह सकते हैं। तो उनके लिए उप मुख्यमंत्री बनना सहज था कि कुछ महीने मुख्यमंत्री रह गए, बाद में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन नीतीश कुमार जो लगातार मुख्यमंत्री हैं 2005 से, पिछले 20 वर्षों से, उनके लिए डिप्टी सीएम बन पाना संभव नहीं होगा। तो बिहार में महाराष्ट्र मॉडल को इस तरह से लागू किया जाएगा बीजेपी के हवाले से कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और जनता दल यूनाइटेड अपना उप मुख्यमंत्री बना दे, चाहे जनता दल यूनाइटेड का कोई एमएलए हो, एमएलसी हो, या फिर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना दे। लेकिन जो नीतीश कुमार बिहार में अब तक संतुलन की राजनीति खेलते रहे, भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल को लगातार तौलकर अपनी मनमर्जी से अपना साथी चुनते रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को इतनी आसानी से महाराष्ट्र का मॉडल लागू करने देंगे? कतई नहीं लागू करने देंगे। और अब नीतीश कुमार के मन में जो सबसे बड़ी इच्छा हो गई है, देखिए उम्र और स्वास्थ्य, वो खुद भी जानते हैं कि अब बहुत ज्यादा समय तक उन्हें राजनीति में उस रूप से सक्रिय नहीं रहने देंगे जैसे वो 2005 में हुआ करते थे, 10 में हुआ करते थे, 15 में हुआ करते थे, 20 में हुआ करते थे, 25 भी उन्होंने निकाल लिया, लेकिन 30 में उतने सक्रिय वो रहेंगे नहीं। तो 30 से पहले सीधे सीधे बिहार के राजनीतिक दलों को भी, बिहार के मतदाताओं को भी, खासतौर से जनता दल यूनाइटेड के जो 15, 16, 20% के लगभग मतदाता है, उनको एक संदेश देना है और तमाम राजनीतिक दलों को भी संदेश देना है कि उनकी पार्टी का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए अब वो अपने विरासत जो है, जो अपनी राजनीतिक विरासत जो है, वो अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप रहे हैं। ये उनको स्थापित करके जाना होगा, क्योंकि अगर वो स्थापित करके नहीं जाएंगे तो फिर निशांत कुमार को भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में टिकने नहीं देगी। एक बार नीतीश कुमार के आभा मंडल और प्रभाव की वजह से हो सकता है कि उन्हें डिप्टी सीएम बना दे, लेकिन लंबे समय तक भाजपा फिर निशांत कुमार को राजनीति में, बिहार की राजनीति में बने नहीं रहने देगी। इस बात को नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। और अब जब दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, दिल्ली में अमित शाह की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह नीतीश कुमार के इरादे जानना चाहते थे और नीतीश कुमार के नेताओं को तो एक तरह से हाईजैक कर रखा है बीजेपी ने। अब नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी पर भी जो डोरे डालने की कोशिश की गई है, नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इसको पचा नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन भर आईएएस अधिकारियों के बल पर सरकार चलाने वाले और पूर्व आईएएस अधिकारियों के बल पर पार्टी चलाने वाले, पीए के बल पर पार्टी चलाने वाले, पीए मतलब मैं कह रहा हूं कि कई बार उन्होंने अपनी पार्टी की कमान ऐसे नेता को सौंपी जो किसी और नेता के पीए हुआ करते थे। खुद अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, वो एक जमाने में राजीव प्रताप रूडी के पीए हुआ करते थे। तो उनके बल पर अपनी पूरी की पूरी राजनीति को चलाने वाले, संचालित करने वाले, पार्टी को और संगठन को और सरकार को भी चलाने वाले नीतीश कुमार नेताओं का जाना तो बर्दाश्त कर सकते हैं, पूर्व अधिकारियों का जाना तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने किसी वर्तमान अधिकारी को इस तरह की बैठक में बुलाया जाना कतई वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए अब यह संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार अपने प्लान बी को और तेजी से इंप्लीमेंट करने की तरफ बढ़ेंगे। पहला, जनता दल यूनाइटेड को बिहार में पहले नंबर की पार्टी बनाना। दूसरा, अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में एक तरह से स्थापित करने की कोशिश करना। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के अपना मुख्यमंत्री बनाने के मंसूबों को धराशायी करना। और चौथा, हर हाल में अपनी पार्टी को एकजुट रखना। और पांचवा, बिहार की राजनीति को दो ध्रुवीय न बनने देना, यानी भाजपा को इतना मजबूत न बना देना और राष्ट्रीय जनता दल को पूरी तरह से खत्म न कर देना कि फिर उनका मुकाबला सीधे बीजेपी से होने लगे। और इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ेंगे भी और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाएंगे भी। और इसकी एक झलक उन्होंने हाल ही में विधानमंडल के सत्र के दौरान अपनी बातों से दे दिया था। और नीतीश कुमार जब कहते हैं कि पलटेंगे नहीं, तो फिर मान लीजिए कि वो इशारा दे रहे हैं कि वो पलटने को तैयार हैं। समझने वाले समझ गए तो अच्छा ऑफर आ जाएगा और खेला हो जाएगा। और अब इस सीक्रेट मीटिंग ने बिहार की राजनीति में बदलाव को 100% सुनिश्चित कर दिया है। और 100% ये मान लीजिए कि इस विधानसभा में
वर्तमान विधानसभा में नीतीश कुमार लंबे समय तक एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे। लेकिन खेला कब होगा, चाचा कब पलटेंगे, चाचा का मन कब बदलेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर जो बता रही है उसका मतलब और मायने क्या है। अमित शाह की सीक्रेट मीटिंग के मतलब और मायने क्या है, और चाचा नीतीश कुमार अब कितनी जल्दी खेला करने वाले हैं, कितनी जल्दी पाला बदलने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और हाँ, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग से अपील, आग्रह, अपना प्यार, साथ, सहयोग, स्नेह, समर्थन और समर्पण हमारे साथ, हमारे YouTube मंच के साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।